नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। और आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इनकम और बजट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके दोस्तों एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव देखने वाले हैं। तो जितने भी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर लिया ये भी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो की मैं बात करूँ वो कौन कौन से आ चुके हैं उनकी भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले ये कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन डाटा ये भी कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया है आपका। स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बात करें अपन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई वाला ये टॉपिक भी कवर कर लिया गया है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करेंगे ये जो मार्केट वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया, नेशनल इनकम का कंप्लीट हो गया, मनी एंड बैंकिंग वाला भी टॉपिक। ये सारे टॉपिक दोस्तों इनकी जो क्लासें हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप क्या देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्तों अपन कवर करने वाले हैं यहाँ पे डिटरमाइनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इस ये जो दो टॉपिक है इनके दोस्तों एमसीक्यू भी देखेंगे और अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले। आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है, आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तो आप सभी आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी इफ द मार्जिनल propensity to save MPS is 0.25, what will be the change in equilibrium income if investment increase by 5 करोड़। इनकी एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.25 है तो निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होने पर संतुलित आय में क्या परिवर्तन होगा, इसका आपको आंसर बताना है। और आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो 1/MPC, 1/MPC। तो यहाँ पे MPC कितना दे रखा है 1/0.5, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इस 4 को आप 500 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000 करोड़ क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पे अपना बी आंसर करेक्ट है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इन्वर्टेड एस सेपेड सेविंग कर्व है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उल्टे एस आकार के बचत वक्र का वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन करेक्ट है, इट स्टार्ट फ्रॉम ए नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट डिसइन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिट्यूर है, कैपिटल रिसिप्ट है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर ऑप्शन में से वन ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है, सरकारी बजट के संदर्भ में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट को किस रूप में वर्गीकृत किया गया, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट के रूप में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करें अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय उपाय द्वारा स्फीतिक अंतराल को ठीक किया जा सकता है। तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्स, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो बताना आपको इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है यहाँ पे टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। जैसे आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपके फुल मॉक टेस्ट भी चलेंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। यहाँ पे जो 4 नंबर का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की अपन, इफेक्टिव डिमांड इन किनेशियन इकोनॉमिक्स इज द पॉइंट वेयर। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना आपको कि किनेशियन अर्थशास्त्र में प्रभावी मांग वह बिंदु जहाँ एडी इक्वल एस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एस इक्वल एडी इक्वल एस, एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अपन, 6 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आंसर दीजिए इसका। प्राइमरी डिफिशिएंट इज कैलकुलेटेड एज, प्राथमिक घाटे, प्राइमरी डिफिसिट यानी प्राथमिक घाटे की गणना कैसे की जाती है, राजकोषीय घाटा माइनस
ब्याज भुगतान। तो यहाँ पे जो आंसर आपका जो बनने वाला है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि प्राइमरी जो डिफिशिएंट होता है यानी कि फिजिकल डिफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इफ़ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज़ फॉर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर एमपीसी इज। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे। तो 7 नंबर का आपको आंसर देना, आप यहाँ के की जो वैल्यू निकालेंगे 1/1 माइनस एमपीसी करके आप के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन को के की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है। 1 माइनस एमपीसी आप इसको हल करोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा बी ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे 0.75। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसको आप जब हल करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 0.75। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट का कौन सा उद्देश्य आय की असमानता को कम करने से संबंधित है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट डील्स विद रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़। तो कौन सा ऑप्शन आपका बनने वाला है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, रीडिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर यहाँ पे 9 नंबर ऑप्शन है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन, अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के लिए इच्छुक हो लेकिन काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर बनने वाला है दोस्तों, बी ऑप्शन है, पीपुल आर विलिंग टू वर्क बट डोंट फाइंड जॉब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, रेवेन्यू डिफिशिएंट इंडिकेट्स, आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे, गवर्नमेंट नीड्स फॉर बोरोविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस फ्रॉम इट इनकम, एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसिप्ट, टोटल डेप्ट ऑफ द कंट्री। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन बनने वाला है। दोस्तों ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। निवेश गुणक की प्रक्रिया को एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से आपको समझाना है। इस प्रकार ये दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ओनली 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। यहाँ पे राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी देना है। यानी कि रेवेन्यू कैपिटल एंड कैपिटल रेवेन्यू में आपको डिफरेंस, 4 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। कैसे देंगे आप, यहाँ पे 3 से 4 आपको डिफरेंस देने हैं और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। यहाँ पे डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, सजेस्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट इट एंड, न्यून मांग की अवधारणा पर चर्चा करें, इसे ठीक करने के लिए 2 मौद्रिक नीति उपायों का भी आपको सुझाव देना है। फिजिकल डिफिशिएंट इज नॉट नेसेसरली इन्फ्लेशनरी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद लॉजिकल एग्रीमेंट। सरकार राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फूर्तिकारी नहीं होता, तार्किक तर्कों के साथ इस कथन की क्या करना है, आपको पुष्टि करना है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखें 6 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट के उद्देश्य के रूप में संसाधनों के पुनः वितरण की क्या करना है, व्याख्या करना है। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार संतुलन अल्प रोजगार संतुलन के बीच क्या अंतर है, आरेख के द्वारा आपको आरेख का भी प्रयोग करना है आपको। और जो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटकों की क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। और यहाँ पे 9 और 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 जो क्वेश्चन है, आय के संतुलित स्तर पर कर और टैक्स में वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण करें। और जो 10 जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर करें, जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर क्यों माना जाता है, ये आपको रीजन देना है। दोस्तों यहाँ पे अपन ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और 10 यहाँ पे क्या किया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। आपके इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो टोटल दोस्तों 15 टॉपिक है। तो 15 टॉपिक में दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं तो आपके 11 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके रिमेनिंग है 4 टॉपिक।
तो इसकी 1 या 2 क्लास में क्या हो जाएंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपका पूरा जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, जो केवीएस है, एनवीएस है, एमआरएस का कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करा दिए गए। आपको इनको बार बार देखना है और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करना है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमआरएस में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और केवीएस की बात करें तो यहाँ पे 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे 60 एमसीक्यू आएंगे। और एमआरएस की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चन तो एमसीक्यू है आपके और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है। तो इस प्रकार इन दोनों का ये पैटर्न है दोस्तों। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो जो जितने भी इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट हैं उनको दोस्तों 4 से 5 दिन में एक कंप्लीट कोर्स क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। यानी कि आप 10 मार्च तक कंप्लीट कोर्स आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको डेली के सेट लगाने, क्या लगाने हैं आपको, सेट लगाने हैं। यानी कि जो भी एमआरएस के बनते हैं उनको सबसे पहले तो आप क्या करो, टॉपिक वाइज 1 टाइम एमसीक्यू आपको देख लेना है। देख लिया आप, एमसीक्यू तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव की किस प्रकार प्रैक्टिस करना है ये मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में एक बार तो आपको टॉपिक वाइज आपने देख लिया, उसके बाद में क्या करना है, डेली का 1 सेट बनाना है आपको। जैसे एमआरएस वाली स्टूडेंट है, पूरे सिलेबस में आपको 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने हैं। 1 सेट बन गया। आप खुद नोट कॉपी में राइट करो कि पूरे सिलेबस में 10 क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक सेट डेली का, आप एक सेट निकालो। इस प्रकार आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो दोस्तों आप आसानी से सिलेबस भी कवर कर पाओगे और आप फाइनल सिलेक्शन भी ले पाओगे। और अगर आप टॉपिक वाइज एक बार तो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके 3-4 दिन में। उसके बाद में आपको सेट वाइज क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। फिर मिलेंगे आपके जो बच्चे भी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत ही जल्दी उनकी क्लास आ जाएगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ते हो तो मैं और अच्छा जो कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट का जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स रहता है उतना ही एक्टिव मैं भी रहूँगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।